नमस्कार। आशा है आप सबको मेरी आवाज़ मिल रही होगी। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ। ऐतिहासिक कृषि सुधार अध्यादेश। ये बहुत गंभीर विषय है, जबकि पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में है और अर्थव्यवस्था ऑलरेडी पाताल लोक में जा चुकी है। ऐसे में जो भी देश को थोड़ा बहुत सहारा है वो कृषि से है। कोरोना महामारी में आपदा को अवसर बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पेस, न्यूक्लियर, डिफेंस, कोल जैसे गंभीर विषयों में पूंजीपतियों का समावेश कर ही दिया है। आईआरसीटीसी में 20% हिस्सेदारी हो या प्रॉफिटेबल पीएसयूज का बेचना। अब खेत खलिहानों को पूंजीपतियों के चरणों में गिरवी रखने की बारी है। चूंकि अधिकतर प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, तो प्रांतीय सरकारों से किसी विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। और चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे लेबर लॉज रिफॉर्म्स के नाम पर सरकार की मनमानी, या फिर ये नए कृषि सुधार अध्यादेश, जब भी ऐतिहासिक शब्द लगता है तो वैसे ही चिंता हो जाती है। ऐतिहासिक काला धन, ऐतिहासिक नोटबंदी, है ना, ऐतिहासिक ये लॉकडाउन, ऐतिहासिक ये कोरोना महामारी, ऐतिहासिक स्मार्ट सिटीज, ऐतिहासिक गब्बर सिंह टैक्स। तो इन्हीं ऐतिहासिक फैसलों में 2014 में जो सरकार 50% लागत जमा मूल्य मुनाफा देने के नाम पर सत्ता में आई थी, अब वो आढ़तियों, खेत मजदूरों, बटाईदारों, ढुलाई करने वालों, गल्ला मंडियों और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म करके किस तरह का कुठाराघात देश की 65% कृषि आधारित आवाम पर होने वाला है, इस विषय पर कुछ बिंदु मैं आपसे साझा भी करना चाहूंगी। और आपके सुझाव और भी मैं चाहूंगी कि आप जरूर अपने विचार भी इसमें व्यक्त करें। तो किसानी से दिहाड़ी मजदूर बनाने का जो ये सफर है, ये ऐतिहासिक अध्यादेश, इसमें 3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। यही वो बेंचमार्क है जिससे वजन का या मोल भाव करने का किसान का थोड़ा बहुत अधिकार रहता है। अगर गल्ला मंडियां खत्म हो जाएंगी, चाहे वो अड़हतिये हों, चाहे वो, आप समझिए कि व्यवस्था कैसे चलेगी। हमारे संविधान के शेड्यूल 8 में भी इसकी व्यवस्था है, लेकिन किसी से इसका कोई डिस्कशन हुआ नहीं। 10 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने इसका बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया। उन पर लाठीचार्ज हुआ, उनकी पगड़ी उछाली गई और उनका ये भी कहना है कि पुलिस के अतिरिक्त कुछ सादे कपड़ों के लोगों ने भी उनके साथ भयानक मारपीट की। पूरे देश की कोई भी किसान अधिकारों से जुड़ी संस्था, इंक्लूडिंग संघ का सहयोगी संगठन भारतीय किसान संघ, भी इसके विरोध में है। किंतु निजामी हुकूमत हमेशा की तरह फैसलों को अप्लाई करने की दिशा में किसानों को सिर्फ सस्ता डीजल, 18% जीएसटी जो कृषि यंत्रों पर लगा है, अगर उसकी माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य ही मिल जाता तो देश के किसान सरकार के आभारी होते। लेकिन इस व्यवस्था को लाकर सरकार पूंजीपतियों के पैरों में पूरी खेती किसानी को गिरवी रखने की प्रक्रिया चल रही है। तो मिनिमम समर्थन मूल्य और ये अगर खत्म हो जाती हैं गल्ला मंडियां, तो उसके क्या क्या आगे दुष्परिणाम है, उस पर मैं थोड़ा बात करूंगी। इसमें थर्ड जो एक पॉइंट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसमें भी संशोधन कर दिया है और जमाखोरी पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया गया है। मतलब कालाबाजारी, जमाखोरी और दलाली को सीधा बढ़ावा। अगर ये आप, इसका एक उदाहरण बिहार का भी है, वहां गल्ला मंडियां पहले ही खत्म की जा चुकी हैं। किसानों से औने पौने में बिचौलिए फल सब्जियां खरीदते हैं और आसपास के राज्यों में जहां एमएसपी की व्यवस्था है वहां जाकर बेचते हैं। सरकार का ये भी कहना है कि अब अपना किसान अपना डायरेक्ट कहीं भी बेच सकता है। आप बताइए, एक एग्रीकल्चरल सेंसस भी था कि 85% लोग लगभग 5 एकड़ के किसान होते हैं, जिसमें औसत मिल्कियत 3 से 5 एकड़ होती है। क्या बिहार का किसान पंजाब बेचने जाएगा, या पंजाब का किसान चेन्नई बेचने जाएगा, या चेन्नई का किसान बंबई बेचने जाएगा? प्रैक्टिकली ये कितना एप्लीकेबल है, आप बताइए। दूसरा, इसमें जो ये पूर्व निर्धारित ये सही कीमत, सही वजन, सही मूल्य, तो ये जो मोल भाव की ताकत है, ये जो निगोशिएशन है, जो वो अपने समकक्ष, अपने सराउंडिंग में कर लेते हैं, ये प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। तीसरा, इस काले कानून से न केवल किसानों और खेतिहर मजदूरों या बटाईदारों, बल्कि वो अड़हतिये, वो जो ढुलाई करते हैं, वो बही खाते हैं जो बनाते हैं, वो जो मुनीम,
वो जो ट्रांसपोर्टर्स छोटा मोटा जो डाला और छोटा हाथी चलाते हैं, और बहुत सारे मतलब लगभग लाखों लोगों के रोजगार और जीविका पर इसका असर पड़ेगा। एक शब्दों में आप कह सकते हैं कि वो बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे अभी पिछले मन की बात में मोदी जी ने खिलौने दिखाए थे, देसी खिलौनों की इंडस्ट्री की भी बात की थी, मगर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र बनारस में लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर फाका कशी करने के लिए मजबूर हैं। ये गांव कनेक्शन की बड़ी करुणाजनक रिपोर्ट है, पढ़िएगा। इसके माध्यम से खेती के खात्मे का ये पूरा प्लान है, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ, प्रांतीय सरकारों को इससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इसमें किसान जो बेचते हैं, इसके अलावा एक मार्केट फीस होती है और एक ग्रामीण विकास फंड की भी व्यवस्था होती है, जिससे राज्य सरकारों को आय होती है। अगर हम उदाहरण लें पंजाब का, और अभी गेहूं की जो खरीद की गई उन्होंने लेटेस्ट, उसमें 27,45,000 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जिसमें 736 करोड़ रुपए मार्केट फीस पंजाब गवर्नमेंट को मिली, और लगभग इतना ही 736 करोड़ के आसपास ग्रामीण विकास फंड आया। इस फंड से उस आसपास उस एरिया का विकास किया जाता है, और ये कोई छोटी रकम नहीं है, और इसी रकम पर मोदी जी की नजर भी है। 613 करोड़ आढ़ती और जो सहयोगी जो कमीशन इत्यादि से जो धन जनरेट होता है, और ये किसान नहीं देते हैं, ये जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है या एफसीआई के अलावा जो और भी एजेंसीज खरीद करती हैं, वो इसका भुगतान करती हैं। तो इसी अतिरिक्त आय लगभग पूरे देश से 1 लाख करोड़ रुपए को डायरेक्ट अपने से जोड़ने के लिए, देखिए राज्य सरकारें फंड के संकट से किस तरह जूझ रही हैं, ये हम सबको ज्ञात है। यही बहुत बड़ी समस्या रही कि कोरोना से देश निपट नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में 900 रुपए से 2100 रुपए के बीच में थर्मामीटर खरीद रही है कोरोना किट के नाम पर। सोचिए, जो थर्मामीटर इस रेट में खरीद रहे हैं, वो वेंटिलेटर का क्या करेंगे। तो घोटालों की ये स्थिति है और सरकार का ये रवैया। अब अगर एफसीआई के द्वारा खरीद नहीं होती है और इन एजेंसीज के स्थान पर अंबानी और अडानी जैसे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आड़ में किसानों को डायरेक्ट करेंगे, तो ये एक प्रकार की जमींदारी की शुरुआत है। और 3 से 5 एकड़ वाला वो किसान, और इससे इनका वजूद खत्म हो जाएगा, चाहे वो कॉटन कॉर्पोरेशन हो, है ना, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो, सब्जी फल के विक्रेता हो, चाहे वो फ्रूट कॉर्पोरेशन हो, क्योंकि अब तो वो डायरेक्टली पूंजीपतियों के माध्यम से चलने लग जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नेगोशिएशन में अगर उस संबंध, वो अपने ही खेत में मजदूर हो जाएंगे। यदि कोई कानूनी विवाद होता है तो उस पेचीदगी की स्थिति में जो इसका लीगल इंटरप्रिटेशन होगा, उसमें उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव और उस किसान, इसमें डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम लेवल के अधिकारी, तो क्या होगा, अफसरशाही में वो फंस जाएगा। आप समझते हैं कि वो इससे निपट सकता है? वो किसान वो फल उगाएगा या ये सब करेगा? और इतने बड़े लोगों के, चाहे वो अडानी विल्मर हो, चाहे वो अंबानीज हो, चाहे वो और जो भी बड़े लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ऑफिसर्स पर उनका इन्फ्लुएंस होगा। तो जैसे माओ भी एग्रीकल्चर लाए थे ना, तो ये उसी टाइप का बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है। और ये लोगों की आय, स्पेशली किसानों की, और उनकी आजीविका पर नियंत्रण करने की केंद्र की मोदी सरकार की एक बहुत ही भयानक कोशिश है, और जिसके दुष्परिणाम पीढ़ियों को भुगतने होंगे। और इससे मुख्यतया अनुसूचित जनजातियां, दलित और पिछड़े लोगों के जीवन स्तर पर बहुत खराब असर पड़ेगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार दाल खरीद लेती है, और जब किसानों के दाल बेचने का समय होता है तो एजेंसीज के माध्यम से वही दाल मार्केट में उतार देती है, और उनकी दाल जब उनके बेचने का समय होता है उसका मूल्य गिर जाता है। ये अभी की रिपोर्ट है। इसके अलावा 2015 में 45 रुपए प्रति किलो दाल विदेशों से खरीदी गई और मार्केट में 170 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची गई, और इसमें 2.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। ये पता चल जाएगा, आप गूगल भी करेंगे तो। ये 2015 की बात है। तो ये इतनी जो गंभीर चीजें हैं, इसको बहुत ही सीरियसली समझने की जरूरत है, क्योंकि खेती किसानी अगर हम और आप डायरेक्ट कर भी नहीं रहे हैं, तो हिंदुस्तान कृषि आधारित है और हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़े हैं। और अगर खेती भी, आपने देखा होगा जीडीपी जो माइनस में है, इनफॉर्मल और उन सेक्टर्स को जोड़ ले रहे हैं, तो असंगठित क्षेत्र के बाद, एमएसएमईज के बाद -35, जो भी थोड़ा बहुत हम बचे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के खून में व्यापार है, और हर घड़ी उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि फकीर आदमी
125 करोड़ लोगों को फकीर बनाने के बाद ही देश से विदा होगा। और जाते जाते, जाना तो सबका तय है संसार में, वो चाहे हम हो चाहे आप, जाते जाते हमारे पास कर्जे के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। तो योगी जी से मेरा अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रख लें। तो जो ये फैसले हैं वो हमें ब्रिटिशर्स के माध्यम से मिलेंगे, तो हमें लगेगा कि जो है इसमें ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लगेगी सरकार की, क्योंकि भारतीय शब्द और जनता शब्द दोनों शब्दों को तो, इसकी गरिमा और मर्यादा को तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने धूल धूसरित कर दिया है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आशा है मैं अपनी बात आप तक कन्वे कर सकी होंगी, और आप सब भी ग्रामीण अंचल या परिवेश से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। जरूर अपने विचारों से अवगत कराइएगा, और किसानों के अधिकारों पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का और उनके ऊपर किसी भी प्रकार के हमले, लाठीचार्ज या गैर वाजिब व्यवहार का मैं खुले शब्दों में विरोध और निंदा करती हूँ। और वो सारे ही चुने हुए सांसद, वो विधायक, वो जनप्रतिनिधि जो इस अनैतिकता का विरोध नहीं कर सकते, वो अपने कॉन्शियस पे एक बार जरूर विचार करें कि वो अपनी पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे। जो सबने अपनी नैतिकता को मोदी जी के चरणों में रख दिया है, गृह मंत्री साहब के चरणों में रख दिया है, जो राज्यपाल, जो मुख्यमंत्री, एक बार तो उनको भी विवेक के आधार पर ये जरूर सोचना चाहिए कि देश, देशवासियों, किसानों, नौजवानों के साथ हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया।